मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम पद्य से पद्यखंड से संबंधित अध्याय जो 3 है रहीम दास जी का, इसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ मुख्य बिंदु जो हैं तो संक्षेप में लिखे हुए हैं। आइएगा हम पढ़ते हैं। रहीम दास जी का नाम लिखा हुआ है, इनके पिता का नाम लिखा हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था, भाषा ज्ञान, किस किस भाषा का इन्हें ज्ञान था, इन्होंने अपनी रचनाएं किस भाषा में की हैं, इनकी शैली क्या रही है, प्रमुख रचनाएं, और इनका निधन और साहित्य में भी इनका क्या स्थान रहा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये भक्ति काल के कवि हैं और हिंदी साहित्य में आपको मैंने यहाँ पर दर्शा भी दिया है कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भक्तिकाल के कवि हैं। अगर कहीं पर प्रश्न आ जाए कि भक्तिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए तो आप रहीम दास जी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं, हम आपको पढ़ते हैं इसकी जो इसका जीवन परिचय होता है वो पढ़ते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना होता है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में होता है और इनके पिता का नाम बैरम खां होता है। इनके पिता बैरम खां जो होते हैं वो अकबर के यहाँ सेनापति होते, मंत्री होते हैं। तो इसलिए रहीम जी की जो शिक्षा होती है, शिक्षा दीक्षा होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसलिए इन्हीं को हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की आदि जैसी भाषाओं का ज्ञान होता है। बच्चों, ये अकबर के दरबारी कवि होते हैं, नवरत्नों में से एक होते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि अकबर इन पर बहुत प्रसन्न रहता है और इन्हें कई सारी जागीरें भी प्रदान करता है। ये विद्या प्रेमी होते हैं, बहुत ज्ञानी पंडित होते हैं। ये ज्ञानी पंडित होने के साथ साथ में इन्हें कई भाषाओं का अध्ययन भी रहता है। इसलिए ये कवियों में इनका जो विशेष सम्मान होता है और अकबर सारे सभी कवियों में इनका विशेष सम्मान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि जो गंग होते हैं, कवि गंग, जिन्होंने रचना लिखी है चंद छंद वर्णन की महिमा, एक कवि गंग द्वारा रचित रचना है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार जो कवि गंग होते हैं, ये भी अकबर के दरबारी कवि होते हैं। तो अकबर के दरबारी कवि गंग जो होते हैं वो रहीम दास जी पर एक कविता लिख देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के रहीम दास जी कवि गंग को 36 लाख रुपए का इनाम देते हैं। 36 लाख रुपए का इनाम रहीम दास जी कवि गंग को देते हैं। तो ऐसा भी जनश्रुति के आधार पर माना गया है कि रहीम दास जी बहुत ही दानी प्रवृत्ति के होते हैं। वो दान देने में की अधिक प्रसन्नता होती, उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है। जब ये कवि गंग ने कविता इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखते हैं और ये उन्हें 36 लाख रुपए का इनाम देते हैं, तो इससे भी अकबर जो होता है बहुत प्रसन्न होता है, उनकी प्रशंसा करता है। इसलिए इन्हें खान खाना नाम ख्यात से बुलाता है। इनकी जो उपलब्धियां होती हैं, जो खान खाना नाम से इनकी उपाधि को विभूषित कर देता है। अकबर रहीम दास जी को खान खाना नाम की उपाधि से विभूषित करता है। अकबर की मृत्यु के उपरांत अर्थात बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो कहीं न कहीं विवाद प्रारंभ हो जाता है। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी का दावेदार जो होता है जहांगीर हो जाता है, और जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो उस विवाद प्रारंभ हो जाता है और उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगा देता है।
राजद्रोह का आरोप लगने पर के बाद में रहीमदास जी को कारागार में डाल दिया जाता है और इनकी सारी जागीरें जो होती हैं वो जहांगीर जब्त कर लेता है। कैद से छूटने पर रहीमदास जी बिल्कुल निराशावादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, शोचनीय दशा इनकी हो जाती है। इस दशा में रहीम जी चित्रकूट चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इस प्रकार रहीम ने अपने जीवन के सुख और दुख को दोनों प्रकार के रूपों का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है और जनश्रुति के आधार पर भी, और जैसा कि पाठकों के द्वारा भी हमें ये ज्ञान मिलता है कि इनकी जो भी रचना है उस रचना में नैतिकता प्राप्त होती है, नैतिक शिक्षा मुझे मिलती है। इनकी प्रत्येक रचना जो होती है, दोहे होते हैं, उनमें रचनाएं प्राप्त हमें शिक्षा प्राप्त होती है। और सुखों दुखों का ये दोनों प्रवृत्तियों को उजागर करने के बाद में उस हिंदी के भक्तकालीन के, उस भक्त काल के प्रखर जो कवि होते हैं रहीमदास जी, इनका निधन सन 1627 ईस्वी में हो जाता है। मृत्यु के बाद में इनकी जब मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद में साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि ये भक्तकाल के कवि हैं ही, इसलिए साहित्य में भी इनका स्थान है। जिस प्रकार से सूरदास तुलसीदास जी द्वारा रचनाओं को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, इसी प्रकार रहीमदास जी की रचनाओं को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। हिंदी साहित्य के संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में रहीमदास जी अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। विद्वानों का यह भी कथन है कि इनकी रचना में सरलता, मधुरता, स्पष्टता, रोचकता, सुबोधता आदि जैसी भाषाओं की शैली भी दृष्टि से रहीम के दोहों में श्रेष्ठ है। ये भी विद्वानों का मानना है, जनश्रुति के आधार पर लोगों का कहना है। इनके दोहों में आमजन की भाषा है जो जन जन के लोगों तक पहुंच सकती है। नैतिकता की सीख दी गई है इनकी रचना में रहीमदास जी के, जिससे हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में रहीमदास जी का अद्वितीय स्थान रहा क्योंकि इनकी भाषा में सरलता, सुबोधता, स्पष्टता आदि भाषाओं की प्रखर प्रचुरता है। और दूसरी बात यह भी है कि इनकी रचनाओं में नैतिकता की सीख दी गई, इसलिए रहीमदास जी की जो रचना है उसका अद्वितीय स्थान है। हम कृतियों पर बात कर लेते हैं आकर के कि इनकी प्रमुख कृतियां क्या होती हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद वर्णन, बरवे नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार शोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके सामने लिखी हुई प्रस्तुत है। श्रृंगार शोरठा इस प्रकार से रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, मैंने इसको पढ़ा है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली पर। तो भाषा मैंने आपको बता दिया कि ब्रजभाषा पूर्वी अवधि खड़ी बोली, ब्रजभाषा भी है, पूर्वी अवधि भी है और खड़ी बोली, इन तीन भाषाओं का प्रयोग रहीमदास जी की रचनाओं में मिलता है। रहीम ने तुलसीदास जी की तरह ही ब्रज भाषा, अवधि दोनों भाषाओं का अपने काव्य की रचना में वर्णन किया है। और रहीम ने बरवे नायिका भेद वर्णन, ये अवधि भाषा में इसकी रचना की है। बरवे नायिका भेद वर्णन की जो रचना है वो अवधि भाषा में की है। इनके अतिरिक्त इन्होंने नगर शोभा एवं श्रृंगार शोरठा आदि ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है और शेष हैं वो खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार रहीम अनेक भाषाओं के पंडित रहे और इन्होंने अपने ज्ञान से एक रचनाएं लिखी जिस रचनाओं में नैतिकता की सीख मुझे प्रदान होती है।
रहीमदास जी की जो शैली है वो मुक्तक शैली है। रहीम ने अपने काव्य में तुलसीदास जी की भांति विभिन्न काव्य शैलियों का भी प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से इनमें मुक्तक शैली का प्रयोग ज़्यादा माना गया है। इन्होंने दोहा, कवित्व, सवैया, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने दोहा, कवित्व, सवैया, सोरठा, बरवे तथा छपय आदि छंदों का अपने काव्य में प्रयोग भी किया है। कई कई पद भी लिखे हैं इन्होंने, जैसा कि जनश्रुति के आधार पर बताया गया है कि कवित्व, सवैया, दोहा, छपय आदि छंद हैं और कहीं कहीं पर पद भी लिखे मिलते हैं। रहीम की शैली अत्यंत मधुर और स्वाभाविक है। इनके विचारों को बड़े सीधे साधे ढंग से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो इनके विचार हैं उनको बहुत सीधे साधे ढंग से इन्होंने रखा है और इनकी शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। अब हम बात अंतिम करते हैं साहित्य में स्थान। तो भक्तकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उच्च कोटि के कवि भी माने जाते हैं। अपने अपने छोटे छोटे दोहों से बड़ी बड़ी बातें भी कह जाते हैं। कवि और रहीम का भक्तकालीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ये भी बताया गया है कि इनकी रचनाओं में नैतिकता की सीख दी गई है और ये छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, ऐसा जनश्रुति का मानना है, ऐसा लेखकों का मानना है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो रहीमदास जी का जीवन परिचय था वो मैंने आपको संक्षेप में पढ़ाया और इसको आपको अपनी नोट्स कॉपी पर लिखना है और याद करना है। आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, आशा है, और इसको आप स्वच्छता पूर्वक आप अपनी ढंग से अच्छी तरीके से आप इसको अपनी नोट्स कॉपी पर उतार लेंगे। धन्यवाद।